इस पूरे कोर्स में आपसे जो भी बात करेगा दे हैव ईदर क्लियर्ड द एग्जाम और हैव अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स। उन लोगों को देने दो अगस्त में अपना मेंस, हम लोग दिसंबर में मेंस देंगे। 100 रैंकर्स लास्ट ईयर अक्रॉस ईयर्स, इतने सारे रैंकर्स 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1। आदित्य श्रीवास्तव वाज योर स्टूडेंट। सर क्या कर रहे हो ऐसा क्लास में? 50% of success in this examination is what you do in those 3 hours. 1 year of back-breaking effort and 3 lonely hours to justify your whole existence. One place where you get content, answer writing, tests, the best content and the best faculty for mains. अगर किसी बच्चे ने अपना समय मुझे दिया है तो मैं उसका 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करूं, उसको लगे कि इट वॉज वर्थ इट। हम किसी पार्ट को छोटा पार्ट नहीं मानेंगे। ये सारे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत की ज़रूरत है। और वो सर मुझे लगता है इस बार प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने बता दिया, देयर इज नो डिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एनीमोर, वी हैव टू डू एवरीथिंग। कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो खुद कहता है कि दिस पेपर विल टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इश्यूज दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम। आपने हर टॉपर को इस साल राइट स्मार्ट और टेम्पलेट्स की बात करते हुए देखा होगा, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी डू। क्वेश्चन देखा, अब यार इस क्वेश्चन की बॉडी में कौन से टेम्पलेट्स, कौन से मेंटल माइंड मैप्स लगेंगे जिससे मेरा कंटेंट निकल के आए। मैंने पढ़ा बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास 2 पेज हैं लिखने के लिए। उन 2 पेज में मुझे वो नहीं लिखना जो मैंने पढ़ा है, मुझे वो लिखना है जो उसने पूछा है। तो टू ब्रिज दैट गैप, दैट इज द जॉब दैट टेम्पलेट्स डू। I will use all my experience of 9-10 years in telling you कि भाई ये आंसर में अगर आप ऐसे लिखते तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता। 3 घंटे का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट्स है मेरे पास। अब इस 10 मार्कर को मुझे 7 मिनट्स में लिखना है, दूसरों से बेटर लिखना है, इंटरप्रेट भी करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, सब पार्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं, उसमें फिर इंट्रो और कंक्लूजन सोचना है। ये सारी चीज़ें, ये एक अलग स्किल है। दिस इज नॉट एन इनहेरेंट थिंग कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे से हो ही जाएगा। वंस यू हैव लर्न द आंसर राइटिंग, लॉज में प्रैक्टिस भी कर ली, अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या बचता है? फाइनल स्टेप है एक 3 घंटे का टेस्ट, 20 क्वेश्चन आप टाइम लिमिट के अंदर खुद प्रैक्टिस करें और उसको इवैल्यूएट करवाएं। सो मेंस नॉट रेडी बाय डिसम्बर, मेंस इन डिसम्बर विद सारथी आईएएस। Those students who couldn't clear the prelims examination this year, they have a competitive disadvantage. Disadvantage क्या है कि 14,000 people जो कि इस बार मेंस लिखने वाले हैं, वो आपका पीयर ग्रुप था, आप ही के साथ प्रिपरेशन की थी, बट उनका इस बार प्रीलिम्स हो गया और आपका नहीं हुआ। अब इन 14,000 स्टूडेंट में से अल्टीमेटली 1,000 ही सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी 1,000 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करता है। और ये जो 13,000 रिमेनिंग पीपल हैं, ये आपके साथ नेक्स्ट ईयर कॉम्पीट करेंगे। अब आपका कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो 13,000 स्टूडेंट हैं, इनको एक मेंस का एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड जब आप नेक्स्ट ईयर इनके साथ कॉम्पीट करोगे तो मेंस में आपसे ये आगे होंगे। सो ये जो कोर प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। सर आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ मेंस तक नहीं है, वी हैव सीन अ क्लियर मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स एज वेल। और ये जो 13,000 लोग होंगे, ये लोग प्रीलिम्स में भी एक एडवांटेज पे होंगे, क्योंकि ये मेंस का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, सिर्फ ये मेंस की पढ़ाई भी करेंगे, एंड वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम दोनों ने एक सिंपल चीज़ सोची कि उन लोगों को देने दो अगस्त में अपना मेंस, हम लोग दिसंबर में मेंस देंगे, एंड वी विल कंडक्ट एन ऑल इंडिया मेंस एग्जामिनेशन इन दिसंबर, ताकि जो भी कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हम फेस करें वो अलिविएट हो जाए। एंड फॉर यूपीएससी सीएसई 2027 वी आर ऑल एट एन इक्वल फुटिंग। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस टिल दिसंबर, एंड फॉर दैट this is the official launch of your most demanded MMP Plus for UPSC CSE 2027. One place where you get content, answer writing, tests, the best content and the best faculty for mains. एंड दिस इज द प्रोग्राम जहां से सारथी आईएएस के सबसे ज्यादा अभी तक रिजल्ट निकले हैं। और जो जुलाई बैच एमएमपी प्लस का सारथी आईएएस का रहता है, अगर हम पिछले 3 साल में देखें, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहां से निकले हैं। वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग हेयर। नाउ लेट्स डिस्कस कि बैच हम कब से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच ऑन 29th of June, और यहाँ पे जो क्लासेस का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। जो क्लासेस की पीडीएफ रहेंगी, आपको हिंदी पीडीएफ अलग से प्रोवाइड की जाएंगी एंड इंग्लिश पीडीएफ भी अलग से प्रोवाइड की जाएगी। Now let us meet the brilliant faculty that is going to teach in MMP Plus this year. See, the most important paper, the most scoring paper in general studies is GS4 and essay. Now let us welcome the person who has revolutionized GS4 and essay in this industry, who has created more than 50 rankers in UPSC CSE, Piyush Kumar sir. जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले, सुजलाम सुफलाम। Now let me welcome the GOAT himself
25 years of teaching experience. हम सब उनके स्टूडेंट्स रहे हैं. The best teacher of polity, M. Puri sir. जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले कच्चा टूटे चूरा कांच कर. As you know, in Sarthi IAS, everyone who is going to teach you is either selected or has appeared in the interview. So let me welcome another ex-IRS on stage, somebody who's going to make history very simple for you, Himanshu Khatri sir. मैं तेरे लिए मर मिटेंगे तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना. When it comes to मेंस ज्योग्राफी, तो GS1 के अंदर यूपीएससी 80 to 100 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछ रहा है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जैसे यूपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करता है. एंड एट सारथी IAS इन दिस MMP प्लस प्रोग्राम, ज्योग्राफी के लिए आई वेलकम ऑन स्टेज पल्लवी मैम, 100 परसेंटाइल इन UGC नेट. प्लीज वेलकम पल्लवी मैम फॉर द ज्योग्राफी. Now, as we all know, any mains program is incomplete without its discussion of test series as well as credible mentorship. So let me now welcome somebody who has mentored more than 500 rankers in the last few years, Sajal sir. ਕਲੇ ਜੇ ਤੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਲੇ ਜੇ ਤੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ. So with this credible team, we are going to provide you quality content, better mentorship, and the best possible solution to prepare for mains over the next 6 months. अब mains की preparation तो हमें करनी ही है over the next 6 months. But why should you come to Sarthi IAS? यहाँ पर 3 clear reasons हैं. Number 1 is our results speak for ourselves. 201 plus selections in UPSC CSE 2025 and all of them were our genuine students and we take pride in this. और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा. Listen to the feedback that our students have given us over the past year. वरुण सर का लॉस देखा था, तो सजल सर का टेम्पलेट्स वाला भी देखा था. While looking for it, I found Varun Jain sir's MMP Plus, which was extremely good. I had taken PRP, which started in November. So I took that holistically from very day one to the till last, all the classes that took place. And then in mains, I had taken answer writing, that part with Shivin sir. Sir MMP Plus and this year I took Write Smart. आपकी जो गाइडेंस थी ना, पर्सनलाइज गाइडेंस, उससे काफ़ी हेल्प हुई सर. और आपने एक मॉडल आंसर दिया था, मैंने एज इट इज रेप्लिकेट कर दिया था मेंस में. Yeah, sir, I was the student of MMP Plus. सर राइट मेंस ज्वाइन किया था अभी एंड उस यस सर राइट स्मार्ट में मेंस टेस्ट सीरीज में चेकिंग वगैरह भी बहुत 3-4 दिन में हो जाता, तो उतना दिन वेट भी नहीं करना पड़ता था. आपका एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का कोर्स देखा एंड GS3 आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, so thank you so much sir. Sir, GS3 especially internal security, agriculture, disaster management, How to write answers. So MMP Plus helped me a lot. That it was very good. It was very valuable during both my mains preparation and even currently during my interview preparation. I was enrolled in Sarthi's MMP Plus program, but then I remember that laws and the content provided by Varun sir was a lifesaver. Sir, I was a part of Write Smart. सर सारथी में तो सर स्टार्टिंग से हो, मतलब राइट स्मार्ट के 3 साल से कर रहा हूँ, लॉस 2 साल किया था, MMP भी हूँ. अच्छा था मतलब. Sarthi IAS, I have been affiliated through Sajal sir's mains test series as well as mentorship program. मैंने MMP का मैं फुल प्रोग्राम मैंने लिया था. उसमें जो राइट स्मार्ट होता है शिवन सर का. The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination paper. Students का feedback तो आपने देख लिया होगा. But the second most important reason here is the quality content that we provide. The content here is specifically oriented for the mains exam. देखो मेंस में एवरेज कंटेंट पढ़ के हम दूसरों के ऊपर एज नहीं ले सकते.
we have to be better than others and the content makes us such. और ये quality content हम क्यों provide कर पाते हैं? That is because of the third reason, which is our credible faculty. इस पूरे कोर्स में आपसे जो भी बात करेगा, they have either cleared the exam or have appeared for the UPSC CSE interview multiple times. जितने लोग आपने अभी तक इस वीडियो में देखे और जिनको आप आगे देखेंगे, जिनसे आप इस कोर्स में बात करेंगे, सबने मेंस एग्जाम क्लियर किया है to much avail. And that is the specialty the Sarthi IAS brings. So without further ado, let us meet the great faculty here who is going to guide you over the next 6 months. If we don't score well in ethics and essay, it is very difficult to be successful in the mains exam. So for ethics and essay, we have someone who has produced more than 100 rankers in just 1 year of UPSC CSE 2025. And that is Piyush Kumar, sir. Thank you so much for having me here, sir. Thank you for being here, sir. Sir, 100 rankers last year, across years, इतने सारे rankers, 2023 में All India Rank 1, Aditya Srivastava was your student. Sir, क्या कर रहे हो ऐसा क्लास में? Sir, ज़्यादा तो बच्चों की मेहनत है. As you say that our role is 10%, but that 10% takes 100% of hours. और जो फोकस होता है सर, जो सब्जेक्ट्स की डिमांड है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको एड्रेस करने पे है. जैसे अगर हम एथिक्स की बात करें, सो मैनी पीपल अप्रोच एथिक्स पेपर फ्रॉम कंटेंट पर्सपेक्टिव. तो वो मार्केट से नोट्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स रट लेते हैं, लेकिन सर दैट इज़ नॉट द अप्रोच टू गेट मार्क्स इन एथिक्स पेपर. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पेपर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड इन फैक्ट एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट चेक्स अवर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. तो सर जब हम क्लास में बात करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात करेंगे, सिलेबस के इंटरलिंकेजेस पे बात करेंगे, एंड हाउ वी कैन सी एथिक्स अराउंड अस, हम उस पर बात करेंगे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट टेक्स टू स्कोर वेल इन एथिक्स पेपर, सर. सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि आप जब ऑफिस में भी होते हो, यू आर ऑलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और एथिक्स लोगों को लगता है कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है. तो सर, हाउ डू यू लिंक करंट अफेयर्स, और क्या आप एथिक्स के लिए इतना अखबार पढ़ते हो रोज़? सर बात यह है कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है वो खुद कहता है कि दिस पेपर विल टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इश्यूज दैट इज हैपनिंग अराउंड हिम. सो हमारा जो सिलेबस है ना एथिक्स का, वो एक्चुअली सोसाइटी है. तो जब तक हमको सोसाइटी समझ में नहीं आएगी, वी विल नेवर बी एबल टू राइट गुड आंसर्स इन एथिक्स. तो सर दैट इज़ द रीजन वी कीप ऑन गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स. राइट. सर, एस्से की बात करते हैं अब. सर, एस्से जो है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है. राइट. आई थिंक इवन इंटरप्रेटिंग द एस्से प्रॉपरली इज समथिंग दैट इज बिकमिंग अ चैलेंज. तो सर, हाउ विल वी डील विद दैट चैलेंज कि पहले एस्से समझ आए तो हम लिखेंगे, और छोटा तो लिखना नहीं है, 12 पेज लिखने हैं, 16 पेज लिखने हैं. तो सर, वो चैलेंज हम कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पर? सर आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आल्सो से वेरी ऑफन कि जो हम समझते नहीं उससे डरते बहुत हैं. तो सर जब चैलेंज एथिक्स ऐसे के पेपर में ये आता है कि जो फिलोसफिकल थीम्स हैं वो हमको समझ में नहीं आती, इस वजह से हम उनसे डरते हैं. क्योंकि यूजुअली हम हेल्थ, एजुकेशन सब पे बात कर सकते हैं, बट फिलोसफिकल एसेज में इट बेसिकली टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई जो सिलेबस का टॉपिक है उसको हम कैसे देख सकते हैं अपने आसपास होती हुई चीज़ों में. जो ऑलरेडी जीएस में नॉलेज है हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी ऐसे राइटिंग में. तो सर दैट इज़ वेयर द मिसिंग लिंकेज कि हम उस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को जब तक अपने आसपास होने वाली चीज़ों से नहीं जोड़ेंगे, अपने सिलेबस से जो ऑलरेडी आप जीएस 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं, 4 में पढ़ चुके हैं, उससे नहीं जोड़ेंगे, आपको नंबर ऐसे में भी नहीं आएगा. सो सर दैट इज़ व्हाट यू विल बी फोकसिंग अपॉन टू बेसिकली मेक एवरीवन यूज द एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट दे आर हैविंग अक्रॉस द जीएस 4 पेपर्स, ऑल 4 पेपर्स इन एक्चुअली ऐसे राइटिंग. तो सर, अगर कोई आपसे एस्से और एथिक्स पढ़ ले, तो क्या आप ये कह सकते हैं दैट दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड एंड दिस इज द ओनली थिंग दे नीड टू डू टू गो एंड राइट द मेंस एग्जाम? सर अगर एथिक्स और ऐसे पढ़ ले तो मेरी तरफ से दे आर फुली प्रिपेयर्ड, बट सर आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन बाय द कैंडिडेट ऑल्सो. मैं केवल बता सकता हूँ, हाँ इस कार्य में आपको जरूर बता सकता हूँ कि आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे और कैसे आपको नंबर आने हैं. वो पाथ आपको ट्रेड करना है और हम सब मिलके उसको ट्रेड करेंगे. I think, sir, that's absolutely right. We are merely facilitators of effort, but we'll do everything. Sarthi, sir, I think that's the name, Sarthi. Right. We are merely facilitators of effort, and we'll do everything ताकि आपका effort easy हो, but the effort has to be done by you. Thank you, sir, for being here. Coming now to General Studies Paper 2, we have someone here who has 25 years of experience teaching GS2 and is the best in GS2 across the country. Let me welcome on stage M. Puri, sir. Thank you very much. Thank you. You speak almost too highly of me. I'm still a student of my subject. No, sir, that is your humility. Sir, where do people go wrong in GS2? What is the main issue? If you talk about in particular in the context of this MMP Plus program that we are going to start, okay, the problem is that one, their preparation strategy is still anchored to the old style of preparation.
वो जो पहले आता था ना, when we used to say that there is hardly a difference distinction between the pre paper and the mains paper. प्री में क्वेश्चन आ जाता था which of the following is a fundamental duty, और मेंस में आता था what are the major fundamental duties, तो कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होता था, ठीक है. सो अब थोड़ा फर्क तो पड़ गया, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू लर्न देयर मिस्टेक्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, बट वो जो पुरानी तैयारी होती थी कि सिंपली एक पॉलिटी सेंट्रिक सी तैयारी एक किताब से कर ली आपने और उससे आपके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो वो अब वर्क नहीं करती है अप्रोच, राइट. एंड एप्लीकेशन सेंट्रिक है, इशू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है, आपको सोचने में मजबूर करते हैं जो पहले नहीं होते थे उतने, ठीक है. टुडे तो एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू टेस्ट योर पॉसिबली गो मेक यू गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आल्सो, ठीक है. सो दिस इज वन बिग डिफरेंस, राइट. एंड सेकेंडली आई वुड इमेजिन दैट completing, I normally ask students कि what is the first thing that you have to do to win a race, ठीक है. तो मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये, तो वो बातें बोलते हैं सर यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड दिस एंड दैट. नहीं, सो माय आंसर टू दैट क्वेश्चन इज टू विन अ रेस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द रेस, ठीक है. सो यू हैव टू अटेम्प्ट जितने भी क्वेश्चन आए हैं 20 क्वेश्चंस विद इक्वल डिग्री ऑफ क्वालिटी. वो होता है ना लास्ट में 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी किए जाते हैं, पहला 2 क्वेश्चंस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, और फिर जब प्रेशर आता है टाइम का उसमें, तो एक राइटिंग एबिलिटी आई इमेजिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पेपर. मेरे पेपर के लिए तो नहीं है सर वो, ठीक है. तो राइटिंग एबिलिटी को डेवलप करना, आई फील दैट 50% ऑफ सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन इज व्हाट यू डू इन दोज 3 hours, ठीक है. 1 year ऑफ बैक ब्रेकिंग एफर्ट एंड 3 lonely hours टू जस्टिफाई योर होल एग्जिस्टेंस. सर, तो ये जो चैलेंज ऑफ एनालिटिकल पेपर है कि इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू पॉलिटी एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन बुक, बिकॉज देयर इज आल्सो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस दैट हैव अ ह्यूज वेटेज. तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस चैलेंज? सी दीज आर इंटररिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है. गवर्नेंस का जो आपका जो फंडामेंटल बैकग्राउंड है वो तो आपका संविधान है, और जो फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट ने विच इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट, जो उन्होंने लॉज बनाए हैं, तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नेंस, राइट. और when people say na governance and social justice, I normally say that isn't social justice all about governance only? It's governance is about social justice only, and especially when we talk in the context of our country. हमारा preamble पढ़ लो यार, उसके अंदर हमने खुद ही से तो प्रॉमिस किया है. How did it start? We the people of India have created a collective responsibility on ourselves to give everybody liberty, justice, equality, fraternity. वो तो हमारी self imposed duty है. तो हमारा पूरा जो गवर्नेंस है, इट हैज टू बी ऑल अबाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स द गवर्नमेंट हैज टू डू टू डिफेंड द कंट्री एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा. वो तो बेसिक चीज़ें है ना, बाकी तो गवर्नेंस है ही सोशल जस्टिस आपका, ठीक है. सर, तो एनीबडी हु इज स्टडिंग फ्रॉम यू हियर, हाँ, डू दे नीड टू गो बियॉन्ड, बिकॉज GS2 में जैसे आप बता रहे हो काफ़ी चीज़ें हैं, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनालिटिकल अप्रोच, करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है बिकॉज थिंग्स कीप चेंजिंग. बिल्कुल. सो डू दे नीड टू गो बियॉन्ड वट एवर दे आर स्टडिंग हियर, और इज दिस अ ट्रू वन स्टॉप सोल्यूशन? For my batch, I would say it's a one-stop solution. I'm pretty sure I speak for everyone else also, including you especially. जी. All right, sir. I'm sure students will love learning from you, and thank you for being here. Thank you very much. Now, GS2 में एक बहुत और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये सिर्फ प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन से बात नहीं बनती है. देयर आर 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर एंड दे आर फेयरली एनालिटिकल इन नेचर. टू टीच यू GS2, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू माई फेवरेट टीचर, वरुण सर. So when it comes to the international relation in GS2, you have said it right कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से थोड़ा डिफरेंस रहता है. देखिए, प्रीलिम्स में भी यूपीएससी IR के क्वेश्चन पूछ रहा है, बट वो क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल होते हैं. जैसे इस बार यूपीएससी ने क्या पूछा, UN मिशन कब कब हुए, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में उसका एनालिसिस यूपीएससी पूछने वाला है. तो व्हाट वी विल डू इन द IR पार्ट इज 4 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी थीम्स हैं, चाहे US ईरान रिलेशनशिप हो गए, उन थीम्स का एक ब्रॉड एनालिसिस है ना, इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है और इंडिया किस तरीके से फ्यूचर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, IR क्योंकि डायनेमिक रहता है, तो व्हाट आई विल डू इज दिसंबर तक जो IR के टॉपिक इवॉल्व हो चुके होंगे वो आपको हम अभी कवर करा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो टॉपिक्स इवॉल्व होंगे वो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम आपको करंट अफेयर अपडेट भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. Sir, I think this is what I was about to ask, since these students are going to give their mains in 2027, तो करंट अफेयर्स का एक मेजर इशू रहता है. तो करंट अफेयर्स का आप कह रहे हैं कि जो अपडेट्स होंगे फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट टू दी स्टूडेंट्स विल गेट. राइट, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि इस साल के जो करंट अफेयर है वो तो हम कंटेंट में इंटीग्रेट कर ही देंगे, उसके बाद जो करंट अफेयर इवॉल्व होगा वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हम अपडेट प्रोवाइड कर देंगे.
सर लास्ट क्वेश्चन अबाउट IR के IR में जनरली लोग बहुत ही फैक्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि जैसे इंडिया बांग्लादेश की अगर रिलेशनशिप पढ़नी है तो 1971 से स्टार्ट करते हैं, बट UPSC डजंट रियली आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। तो IR में हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है स्पेसिफिकली फॉर दीज थीम्स? बिल्कुल, मैंने भी जब IR पढ़ा था इस इकोसिस्टम में आके, तो IR के नाम पे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री GS1 में है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। हमें ये टाइमलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 1971 में क्या हुआ था। आपको ये जानने की जरूरत है कि जो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट है किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप का, किसी भी फिनोमिना का, हाउ इट इज कनेक्टेड टू द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, राइट? तो कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन टाइमलाइन हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा एनालिसिस पे। जिस लेवल के क्वेश्चन UPSC आजकल IR में पूछ रहा है, आप उसको आंसर कर पाओ, वो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। All right, thank you sir. I think people will love learning IR from you here. So now another important paper for the mains examination is GS3. And GS3 I would say is one of the most diverse paper, है ना? And many people are struggling to score good marks in it. तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि GS3 में हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि जो मार्क्स स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है उस बैरियर को ब्रीच करे और 100+ मार्क्स वो GS3 में स्कोर कर पाए। So UPSC might have downscaled the marks a little bit, but the differential in marks still exists. I can give you the example of my student. So for example, one of my students who is the topper of GS3 last year, Pradeep Bhai, he has scored 109 marks in GS3 और selected लोगों का average 80 है। तो डिफरेंशियल यहाँ क्रिएट किया जा सकता है। राइट। मुझे लगता है सर जो मेन प्रॉब्लम है अप्रोच में वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जिससे फर्स्ट, सेकंड, 11th और 12th क्वेश्चन आते हैं उसकी रट्टाफिकेशन शुरू हो चुकी है एंड वहां जाके एनालिटिकल थीम्स को हैंडल करना इजी नहीं है। तो एनालिटिकल अप्रोच रिक्वायर्ड है फॉर ऑल ऑफ दीज एरियाज एंड क्योंकि पेपर डाइवर्स है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डिफिकल्ट कि सर आपने एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लिखा, अगला क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक का लिख रहे हो, फिर आप एनवायरनमेंट लिख रहे हो, फिर आप सिक्योरिटी लिख रहे हो। राइट। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है इसके लिए उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक लैंग्वेज आना जरूरी है। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू रिक्वायर दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड दैट इज व्हाट वी विल डू हियर। तो सर इकोनॉमिक्स में फॉर एग्जांपल वी विल रीड द कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे। अगर हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो उससे बड़ा एनालिटिकल डॉक्यूमेंट कोई है ही नहीं। इवन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट गेट कवर्ड देयर, राइट? एंड सर हम सारे सब्जेक्ट्स सिलेबस वाइज सारे PYQs 2013 से 2025 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस क्लास में लिखेंगे। राइट। एंड वंस दैट इज डन आई डोंट थिंक वील फेस एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, हम किसी पार्ट को छोटा पार्ट नहीं मानेंगे। ये सारे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत की जरूरत है और वो सर मुझे लगता है इस बार प्रीलिम्स में भी UPSC ने बता दिया, देयर इज नो डिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एनीमोर। वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव हाईलाइटेड अबाउट GS3 मार्क्स कि डिफरेंशियल मार्क्स मैटर करते हैं। राइटली यू हैव सेड कि अगर मान लो पेपर में मार्क्स 80-90 ही आ रहे हैं सिलेक्टेड होने वालों के भी, और अगर आप वहाँ पे 110 मार्क्स स्कोर कर दें तो डिफरेंशियल वही 20-30 मार्क्स का है और एग्जाम कॉम्पिटिटिव है इन दी एंड, है ना? आपके एब्सोल्यूट मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आपके अपने कॉम्पिटिशन के कॉन्ट्रास्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा GS3 में। राइट सर। एंड अनदर इंपॉर्टेंट डाउट जो हमारे स्टूडेंट को काफ़ी बार आता है, क्योंकि GS3 इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ऑल दीज सब्जेक्ट्स विल बी एब्सोल्युटली कवर्ड बाय यू। Sir, the entire gamut of subjects, the entire syllabus will be covered only by me. I'll be taking all the lectures. And sir, ये जो diversity है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है. So sir, as I'm a doctor, I can cover science and tech and environment easily. मैंने ऑक्सफोर्ड सिक्योरिटी मैनुअल पढ़ा है इंडिया का, विच इज़ अबाउट 4000 पेजेस, और मैं हर साल पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ता हूँ आफ्टर डूइंग माई डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। राइट। तो ये सब करने के बाद विद अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स फॉर नेक्स्ट ईयर, everything for GS3 I'll be covering. Right. And this is the true one-stop solution for GS3. And definitely this will bring specialization to particular subject as well. Right, sir. So now let's talk about GS1. GS1 is one such paper जो सबको लगता है उनको आता है, बिकॉज यहाँ पे 3 सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। आपने प्रीलिम्स में कंटेंट कवर किया होता है तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी आप सेम कंटेंट यूज करेंगे और सेम अप्रोच से आंसर लिख के आएंगे। दैट इज वाई GS1 में आप देखेंगे कि मार्क्स डिफरेंशिएशन काफी रहता है। कुछ लोग 70-80 स्कोर करते हैं तो कुछ लोग 110 और 115 स्कोर करते हैं। तो नाउ एट सारथी IAS फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, वी हैव सेपरेट फैकल्टी हु विल टीच यू इन GS1. तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री के लिए वी हैव वन ऑफ द पर्सन हु हिमसेल्फ हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, ex-IRS हिमांशु खत्री सर। आई वेलकम सर ऑन द स्टेज। सो सर, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो GS1 के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, विच वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा
मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की, ये वो एरिया है जो कि स्टूडेंट को लगता है कि वो प्रीलिम्स में कवर करके आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या डिफरेंस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन इन दीज टू सब्जेक्ट? बिल्कुल वरुण, आपने ठीक बात कही है कि बच्चा कहते हैं MIH और AMAC डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए पढ़ता है, तो उसको कोर्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमने थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2013 एंड पोटेंशियल फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इन्हीं थीम्स के अराउंड, एंड अकॉर्डिंगली हमने अपना जो कंटेंट है वो डिज़ाइन किया है एंड उस कंटेंट के ऊपर एक्चुअली लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, उनकी PPTs डिज़ाइन करी हैं ताकि बच्चे को ओवरलोड ना किया जाए कि उसको आपने कहते हैं 500 पेजेस का कंटेंट दे दिया। काफ़ी उसको टारगेटेड क्यूरेटेड कंटेंट वहाँ पे मिले जहाँ से वो सारे के सारे PYQs तो आंसर करने में कॉन्फिडेंट हो ही, बट पोटेंशियल फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ PYQs नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसको प्रॉपर वो 9 थीम्स 8 थीम्स 6 थीम्स जितनी भी हर उसके हिसाब से वो हम उसको वहाँ पे पढ़ाने की कहते हैं कोशिश करेंगे एंड काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। PPTs इस तरीके से डिज़ाइन करी है वरुण की बच्चे को एक माइंड मैप्स मिल पाएँ, फ्लो चार्ट्स मिल पाएँ। कुछ जगह पे मैं खुद कहते बोर्ड पे बच्चों के साथ में वो फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाऊँगा। तो बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट के टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए मेरी क्लास में वरुण एक मेरा फोकस रहता है, मतलब इसको आप तुम सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात मान लो, ईगो मान लो, कुछ भी मान लो, अगर किसी बच्चे ने अपना समय मुझे दिया है तो मैं उसका 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करूं, उसको लगे कि इट वाज वर्थ इट, राइट। वो मेरा एक पर्सनल एथिक और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो कोई भी स्टूडेंट करता है। तो सर जितना मुझे समझ में आता है मॉडर्न हिस्ट्री और AMAC में, क्योंकि बच्चों ने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, एक फैक्चुअल तरीके से पढ़ा हुआ है, मेंस में एक थीमेटिक एनालिसिस हम करके देंगे। नाउ लेट्स कम टू अदर 2 सेक्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया। अब सर इन 2 सेक्शन में प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि यहाँ से UPSC क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं। अगर पिछले 7-8 साल की बात करें, ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन UPSC इज आस्किंग फ्रॉम दीज 2 सेक्शन कंबाइंड। अब यहाँ पे बच्चा क्या सोचता है कई बार कि इस दोनों सेक्शन को कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं, बट ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से UPSC कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूचर में। तो अब एक बैलेंसिंग अप्रोच हम किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए? वरुण, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक मैं बताना चाहूँगा कि UPSC का नेचर है सरप्राइज करना। जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एग्जाम्पल लूँ तो एक सेट पैटर्न था कि 1857 से पहले मेंस के अंदर UPSC मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछेगा, पर फिर UPSC ने पिछले 3-4 साल में ये प्रूव किया कि नहीं, वहाँ से भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्ट तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राइट सर। या तो कहते हैं भाई हमको ये पता हो कि एग्जैक्टली कौन सा एक वो क्वेश्चन या कौन से 2 क्वेश्चंस UPSC पूछने वाला है, तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं एक ही क्लास में बच्चे का कहते मैं सिलेबस पूरा कर दूंगा। अब वो तो हमको पता है नहीं। तो चैलेंज एक्चुअली क्या है कि सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए, बट एट द सेम टाइम पास्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए भी कि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, तो टीचर के लिए ये चैलेंज, और जो मुझे लगता है कि मैं उसको एक एफिशिएंट तरीके से उसको मैं ओवरकम कर पाऊंगा, ठीक है, वो ये है कि 0 से लेकर एक मेंस वाले लेवल तक बच्चे को लेके जाना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ये एज्यूम करके चलना कि बच्चे ने ये सब्जेक्ट्स कभी भी नहीं पढ़े हैं, बच्चा आपके सामने पहली बार आ रहा है, बट एट द सेम टाइम को भी कंजर्व करके, पास्ट पैटर्न को भी देखते, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन बस परसेप्शन के लिए इन रियलिटी जो है बच्चे को देना कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्लीटेड है। राइट। एंड सर बिल्कुल सही बोला आपने, UPSC हाइड एंड सीक खेलता रहता है, जैसे प्रीलिम्स में भी UPSC करता है ये काम, जैसे इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन कम कर दिए, इसका मीनिंग ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम पॉलिटी ना पढ़ के जाएं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आफ्टर द हिस्ट्री सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द GS1 इज ज्योग्राफी। UPSC मेंस एग्जामिनेशन में 80 to 100 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछता है, एंड UPSC इज वेरी क्लेवर कि फिजिकल ज्योग्राफी से वो कम क्वेश्चन पूछते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, जो कि आप प्रीलिम्स में अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव विद अस पल्लवी मैम, 100 percentile in UGC NET. Ma'am will teach you comprehensive geography in GS1. Ma'am, please welcome on stage. Thank you so much, sir. मैम, तो जैसे प्रॉब्लम मैंने स्टेट किया अभी कि UPSC मेंस एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा कवर करता है, तो एक प्रीलिम्स और मेंस की अप्रोच में क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे? सर यहाँ पे पहले मुझे भी लगता था कि अगर प्री में मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया तो वही चीज़ें मेंस में भी आएंगी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। बाद में जब मैंने एनालिसिस किया, आई आइडेंटिफाइड दिस थिंग कि प्रीलिम्स इज फिजिकल ज्योग्राफी हैवी, बस जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें मिनरल्स एंड न्यूज़ या क्रॉप्स एंड न्यूज़ आ जाता है।
जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे एम्फेसिस रहता है वर्ल्ड रिसोर्सेज पे, एम्फेसिस होता है ऑन द इंडस्ट्रीज, और अगर फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ भी वो पूछ रहे हैं उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ एंगल वो ऐड करेंगे। राइट। यहाँ पे क्या है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी का भी आप क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन जब होगा आप पॉलिसी बनाओगे। आपको ये नहीं देखना कि कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे क्या आ रहा है, आपको ये देखना है कि अर्थक्वेक से कैसे लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसके लिए पॉलिसी कैसे बनानी है। सो इवन फिजिकल ज्योग्राफी के केस में जो आपका आंसर होना चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। सेम गोज फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड रहेंगी, रिसोर्सेज जहाँ पे रहेंगे, राइट। सो वो एक इंटरलिंकेजेस अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप मेंस में आंसर राइटिंग में गलतियां नहीं करेंगे। सो यस मैम, मैं एग्री करता हूँ कि अप्लाइड ज्योग्राफी यूपीएससी जीएस 1 में पूछ रहा है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी तो हम कंप्लीट यहाँ पे कवर करने ही वाले हैं। बट व्हाट अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी? डज इट मीन कि हम एमएमपी प्लस में फिजिकल ज्योग्राफी नहीं कवर करेंगे? सो फिजिकल ज्योग्राफी कवर होगा, बट जैसे मैंने बोला यूपीएससी किस कॉन्टेक्स्ट में उससे क्वेश्चंस पूछता है उस कॉन्टेक्स्ट में कवरेज होगा कि उसका इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमंस, जैसे वोल्केनोज हो गया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेस से हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि वो नॉलेज आप ऑलरेडी लेके आए हो, आपका टाइम फालतू में वेस्ट ना हो, तो इस वजह से रेपिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। राइट मैम, अगर ज्योग्राफी पूरी कवर करने जाएंगे तो 1.5 मंथ ज्योग्राफी में ही लग जाता है। Absolutely. तो वी विल कवर द कंप्लीट ज्योग्राफी फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सो नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन इन GS1 इज सोसाइटी। अब सोसाइटी में मैंने क्या चैलेंज देखा है, क्योंकि सोसाइटी सो जेनरिक, अगर आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की है तो यू नो व्हाट इज अर्बनाइजेशन, यू नो व्हाट इज कम्युनलिज्म। अब यहाँ पे लेकिन इस सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन से अगर आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो मार्क्स भी सुपरफिशियल आएंगे। तो वी नीड टू स्टडी डेडिकेटेड सोसाइटी कंटेंट फॉर द GS1। 80 to 100 मार्क्स का यूपीएससी सोसाइटी सेक्शन से पूछता है और बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है। सो टू टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू यू, let's welcome on stage Sajal Singh sir. You already know how many rankers he have produced in past few years. Sir, please welcome on stage. Hello sir. Hello. तो सर जैसा मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया अभी कि सोसाइटी में चैलेंज क्या रहता है कि बच्चे को लगता है कि उसको वो टॉपिक्स आते हैं, तो यहाँ पे किस लेवल पे हम कंटेंट कवर करने वाले हैं? तो बेसिक चीज तो ये है कि ऑलमोस्ट 1/3 GS1 का 1/3 पेपर आपका सोसाइटी का आता है, और टॉपिक्स हम सबने सुन रखे हैं, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, फेमिनाइजेशन। बट होता क्या है कि यूपीएससी जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, लिखना बहुत चैलेंज होता है हम लोग के लिए भी। जब व्हेन वी वर गिविंग मेंस, सबसे ज्यादा चैलेंज हमको होता था कि सोसाइटी में 7 मिनट 8 मिनट में हम आंसर कैसे लिख पाएं। तो जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम एग्जाम सेंट्रिक तरीके से कवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एकेडमिक क्लैरिटी भी देंगे, प्लस कि आप एग्जैक्टली आंसर लिख पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट कीवर्ड से लास्ट 5 साल में 3 बार सवाल पूछ चुके हैं। अब जब हम वुमेन एंड एम्पावरमेंट, वुमेन एंड एसोसिएटेड इश्यूज जब हम मतलब कवर करेंगे, तो फोकस रहेगा हमारा उस कीवर्ड पे। उसके जो 8 डायमेंशंस हैं, वी विल टीच दैट, सो दैट किसी भी डायमेंशन से अगर आ जाए सवाल, अब लिख पाओ। राइट। तो जैसा कि सजल सर का अप्रोच रहता है कि भाई एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, एंड आई थिंक सोसाइटी सेक्शन में भी वही अप्रोच सर आप लगाने वाले हैं। आई थिंक इसमें एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूं कि मैंने ये चीज देखी है कि सोसाइटी में इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स, यू हैव टू ऐड दोस कीवर्ड्स। तो ऐसे कुछ 1100 कीवर्ड्स आई विल बी टीचिंग, मोस्ट ऑफ देम आई विल बी टीचिंग, सम ऑफ देम आई विल बी गिविंग PDF। बट वो 1100 कीवर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में यूज कर पाओगे, डेफिनेटली यू विल स्कोर एक्स्ट्रा 1 मार्क्स इन सोसाइटी आंसर्स। सर सोसाइटी में ना मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि यूपीएससी ने बड़े कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक पूछे हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ को लेके जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में चल रहा है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के यूजेज से बच्चों पे क्या इंपैक्ट होगा, ये यूपीएससी ने पूछा। तो उसको हम यहाँ पे कैसे कवर करने तो वाले हैं? हम लोग ऑलमोस्ट पूरे साल का सोसाइटी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, डिंक हो गया, गेटेड कम्युनिटीज हो गया, अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एक नया थीम इमर्ज हो रहा है, अर्बन संस्कृताइजेशन एक और थीम इमर्ज हो रहा है। तो ये सारे थीम्स हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। राइट, तो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, थैंक यू सर। सो सर व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, बच्चे ने पहले कंटेंट कवर कर लिया, उसके बाद आंसर राइटिंग सीख ली हमसे राइट स्मार्ट और लॉज में, एंड द थर्ड स्टेप इज टेस्ट सीरीज। एज आवर यूजर्स ऑलरेडी नो, आवर स्टूडेंट ऑलरेडी नो कि इस बार सारथी आईएएस ने MMP प्लस के प्राइम वर्जन में टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है। तो पूरा टेस्ट सीरीज आपने डिजाइन किया है,
एंड मॉडल आंसर डिस्कशन भी आप लेने वाले हैं। तो सर टेस्ट सीरीज में हमारा क्या अप्रोच रहेगा? तो टेस्ट सीरीज में जो हम लोग ने क्वेश्चंस बनाए हैं, हमने लास्ट 12 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको थीम सब थीम्स में हमने डिवाइड किया है, और हमने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो मतलब वी हैव सीन दैट कि यार देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से आ रहे हैं। जैसे हम लोग की एक फिलॉसफी रही है 80-20 रूल वाली, कि 20% थीम से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो यही कुछ आपको दिखेगी हमारी टेस्ट सीरीज में भी। और मॉडल आंसर्स भी हमने ऐसे बनाए हैं कि एक एस्पिरेंट लिख सके, मतलब एक उसको ये लगे कि हाँ यार ये चीज तो मैं लिख सकता हूँ, एक अच्छा एस्पिरेंट हूँ। राइट। और जो पोस्ट टेस्ट डिस्कशंस होंगे वहां पे, क्योंकि जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग विथ टॉप रैंकर्स एंड ऑल्सो माई सेल्फ एज एन एस्पिरेंट, और मैं रोज देखता हूँ ऐसी कॉपीज जो टॉपर्स कॉपीज हैं, तो उन सेशंस में वो जो वाव फैक्टर ऐड करते हैं कि भाई ठीक है आपने एक अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, वो जो एक्स्ट्रा आधा नंबर, एक्स्ट्रा 1 नंबर, वो जो एक्स्ट्रा मसाला होता है ना, वो जो एक्स फैक्टर होता है, वो आपको कैसे लगाना है। आई विल यूज ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ 9-10 ईयर्स इन टेलिंग यू कि भाई ये आंसर में अगर आप ऐसे लिखते तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता, ठीक है ना। प्लस मैं इन डिस्कशंस में जो हमारे टेस्ट के अच्छी कॉपीज होंगी आई विल ऑल्सो शो यू। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग रैंक आने के बाद उसकी हम कॉपीज देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि भाई देखो इसकी रैंक आ सकती है, ठीक है ना, आप इससे जो है हेल्प लो, उससे एक पीयर लर्निंग भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी दूंगा उन लेक्चर्स में, सो दैट अपने आंसर को आप एनहांस कर पाए। राइट। एंड आई थिंक सर with the inclusion of test series this year in the MMP Plus program, this makes this program one of the most comprehensive and one-stop solution for mains preparation. Thank you very much. The reason behind the success of this program is academic pedagogy that we use to prepare for the mains examination. तो मैं शिविन सर से ही पूछता हूँ कि इस पूरे MMP Plus प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है? सर एक्चुअली मेंस की प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स हैं, एंड द सेकंड स्टेप इज द वन दैट पीपल मिस द मोस्ट। द फर्स्ट वन इज कंटेंट। देखो अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे में अगर मैंने अच्छा कंटेंट पढ़ा ही नहीं है तो मैं अच्छे आंसर्स लिखूंगा ही नहीं। द आइडिया हियर इज दैट माई कंटेंट नीड्स टू बी टॉप नॉच। इस लेवल का कंटेंट के क्वेश्चंस चाहे कितने भी टफ हो जाएं, मेरे पास उससे अच्छे आंसर्स निकले, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और वो आप हमारी फैकल्टी के थ्रू एंड आप हमारे रिजल्ट्स के थ्रू देख सकते हो कि हाँ यार कंटेंट इज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मी इज द बेस्ट कंटेंट इन द मार्केट। एंड व्हेन वी से द बेस्ट कंटेंट व्हाट वी मीन इज कि देखिए जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो मोस्टली आप प्रीलिम्स के कंटेंट से मेंस लिखने की कोशिश करते हैं। टू गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द लक्ष्मीकांत बुक। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के GS2 लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे हमारा बेस्ट कंटेंट से यही मीनिंग है कि मेन सेंट्रिक कंटेंट फॉर GS1, GS2, GS3 एंड essay वी विल प्रोवाइड टू यू। सिंपल आइडिया इज, अगर आपको किसी भी कंटेंट को जज करना है, आप उस कंटेंट बुक को उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। 13 साल से UPSC का सिलेबस सेम है, अगर वो सारे क्वेश्चंस उस कंटेंट से आंसर हो रहे हैं तभी वो अच्छा कंटेंट है। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड स्टेप। सर कंटेंट तो आपने पढ़ लिया, चलो आपको मिल गया या यू हैव रेड इट, उसके बाद टेस्ट लिखने में एक गैप आता है। जस्ट रीडिंग समथिंग एंड देन पुटिंग इट ऑन पेपर बिकम्स डिफिकल्ट। 3 घंटे का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट्स है मेरे पास। अब इस 10 मार्कर को मुझे 7 मिनट्स में लिखना है, दूसरों से बेटर लिखना है, इंटरप्रेट भी करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, सब पार्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं, उसमें फिर इंट्रो और कंक्लूजन सोचना है। ये सारी चीज़ें, ये एक अलग स्किल है। दिस इज नॉट एन इनहेरेंट थिंग कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे से हो ही जाएगा। इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्किल, एंड दैट स्पेसिफिक स्किल इज द थिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट लर्न, एंड दैट इज द गैप दैट वी आर ब्रिजिंग हियर। तो वो जो सेकंड स्टेप है उसमें हम 2 चीज़ें करेंगे, राइट स्मार्ट और लॉज। राइट। एंड जो गैप की आपने बात करी, अगर हम मार्केट में देखें मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए व्हाट पीपल यूज टू डू, मे बी कंटेंट कहीं से कर लिया, इधर उधर से गैदर कर लिया, कंटेंट के बाद सीधा वो टेस्ट सीरीज लिखने चले जाते हैं, है ना। इस मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या लगती है, आप खुद सोचो, एक स्पेशलाइज स्किल है, उस स्पेशलाइज स्किल को आपको सिखाए बिना डायरेक्टली आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज में और आपसे बोला जा रहा है कंटेंट पढ़ के सीधा आप आंसर लिखो। इस मॉडल में क्या निकल के आता था कि स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो आप खाली छोड़ के आते थे 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद, और डिस्करेज होके मेंस टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट भी नहीं करते थे। तो उसी प्रॉब्लम को इस सेकंड स्टेप में हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे कि 2 लेयर्ड आंसर राइटिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। आई थिंक सर इट कैन बी वेरी वेल एनालाइज्ड विद द गेम ऑफ क्रिकेट, राइट। आप पढ़ सकते हो क्रिकेट की थ्योरी,
बट पहले आपको नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी Right. बिफोर यू गो एंड बैट ऑन द रियल ग्राउंड, राइट? एंड दैट इज द स्टेप हियर. तो उसमें हम दो चीज़ें करते हैं. पहले मैं राइट स्मार्ट की बात करता हूँ. देखो यार, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि हमें यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएं, बट एक बारी में 20 क्वेश्चन नहीं चाहिए. आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को देखे कि अच्छा यार इसमें क्या लिखना था, इसको ब्रेक डाउन कैसे करना था, धीरे धीरे करना है. अब इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो यूपीएससी के. सेकंड, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए somebody needs to be in front of you and help you, right? And that is the job I'll do. और इसके लिए कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, कुछ मेंटल टेम्पलेट्स हैं. आपने हर टॉपर को इस साल राइट स्मार्ट और टेम्पलेट्स की बात करते हुए देखा होगा, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट वी डू. क्वेश्चन देखा, अब यार इस क्वेश्चन की बॉडी में कौन से टेम्पलेट्स, कौन से मेंटल माइंड मैप्स लगेंगे जिससे मेरा कंटेंट निकल के आए. मैंने पढ़ा बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास 2 पेज हैं लिखने के लिए. उन 2 पेज में मुझे वो नहीं लिखना जो मैंने पढ़ा है, मुझे वो लिखना है जो उसने पूछा है. तो टू ब्रिज दैट गैप, दैट इज द जॉब दैट टेम्पलेट्स डू. सर आई हैव क्रिएटेड 14 अप्रोचेस. लास्ट ईयर तक 10 थी, 4 मैंने नई क्रिएट करी हैं इस साल. और उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन देखते ही आप उसको ब्रेक डाउन कर सको, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी सोच सको, एंड इवन वैल्यू ऐड कर सको. Right. एंड सर दैट इज द स्किल दैट आई एम टीचिंग. आई थिंक दिस इज ट्रू कोचिंग. This is not teaching. Right. My job here is to coach you how to think the moment you see a question, and in 1 minute come to the final conclusion. And that is the job we do here. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई जिस भी टॉपर को देखो वो राइट स्मार्ट का नाम लेता है. तो देखिए, राइट स्मार्ट में आपने क्या सीखा कि आंसर लिखना कैसे है. PYQ को आपने पिक करके ये सारे टेम्पलेट सीख लिए. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड कि आंसर लिखना कैसे है, अब उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली इनर्शिया ओवरकम करना पड़ेगा. उसके लिए आता है नेक्स्ट स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग सेशन लॉज. लॉज में हम क्या करेंगे, ऑन न्यू क्वेश्चंस यू विल लर्न कि किस तरीके से आप इन टेम्पलेट को अप्लाई करोगे. लाइव सेशन के अंदर एक सेशन में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आई विल कम इन दो सेशन एंड 3 10 मार्कर, 2 15 मार्कर हम वहां पे लिखेंगे. क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन का हम ब्रीफ डिमांड में आपको बताऊंगा और यहाँ पे टाइमर चालू होगा. ठीक है, मेरे सामने बैठ के आप आंसर राइटिंग करोगे, 7 मिनट में आंसर लिखने की कोशिश करोगे. इसी तरीके से मोर देन 30 सेशंस ऑफ लॉज वी विल बी हैविंग इन नेक्स्ट 6 मंथ. तो अब आप सोचो, अराउंड 30 सेशन हो गए राइट स्मार्ट के, 30 सेशन हो गए लॉज के, 60 सेशन में अराउंड 400 क्वेश्चन आप हमारे सामने लिखने वाले हो. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि अराउंड 20 टेस्ट आप हमारे सामने लिखो. राइट. सो द आइडिया हियर इज सिंपल कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना समझ लिया राइट स्मार्ट के थ्रू कि यार ऐसे ब्रेक डाउन होता है, और फिर उसे रादर देन प्रैक्टिसिंग इन 20 क्वेश्चन टेस्ट जो एकदम से करना मुश्किल है, Right. मैंने 5 क्वेश्चंस में धीरे कर लिया प्रैक्टिस, वेयर समबडी इज ऑल्सो गिविंग मी हिंट्स. और सर लॉस के बारे में अगर मैं एक बात बोलूँ तो वो यही होगी, आई वॉज योर स्टूडेंट सर इन 21 एंड 22, एंड इफ लॉस डिड नॉट एग्जिस्ट आई वुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड. दैट इज फॉर श्योर. राइट. सो स्टेप 1 कंटेंट मेन सेंट्रिक कवर हो गया. स्टेप 2 में जो कि मेजर गैप रहता है हर जगह टेस्ट सीरीज में, वो हमने यहाँ पे ब्रिज किया थ्रू राइट स्मार्ट एंड लॉज. इस साल MMP प्लस प्रोग्राम में हमने स्टेप 3 भी ऐड किया है टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द मेंस प्रिपरेशन. हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दिया है. तो वंस यू हैव लर्न द आंसर राइटिंग, लॉज में प्रैक्टिस भी कर ली, अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या बचता है? फाइनल स्टेप है एक 3 घंटे का टेस्ट, 20 क्वेश्चन आप टाइम लिमिट के अंदर खुद प्रैक्टिस करें और उसको इवैल्यूएट करवाएं. और इवैल्यूएशन में भी साथ ही इसने इनोवेशन किया है. इवैल्यूएशन में क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व की थी मार्केट में? देखिए, जब आप एक ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन लेते हैं जहाँ पे कि आपने आंसर कॉपी किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट कर दी, वहाँ पे आपको भी नहीं पता कौन इवैल्यूएट कर रहा है, और जब वो अपने माइंड से इवैल्यूएट करके एक जेनरिक कमेंट वहाँ पे देता है, इम्प्रूव द कंटेंट, यही की टर्म्स है जो जेनरिक आपको टेस्ट कॉपी इवैल्यूएट होने के बाद नजर आते हैं. तो वहाँ पे आपको भी नहीं समझ में आता कि इम्प्रूव करूँ कैसे. उस प्रॉब्लम को हमने ब्रिज करने के लिए यहाँ पे क्या रखा है? लाइव कॉपी इवैल्यूएशन. आपने मेंस का टेस्ट लिखा, आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपकी कॉपी आप अपने इवैल्यूएटर के साथ जूम कॉल पे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने सामने इवैल्यूएट करवा सकते हैं, और सामने के सामने उससे पूछ सकते हैं कि यार मेरे को 10 में से 4 नंबर क्यों दिए, 5 क्यों नहीं दिए. तो वहां से जो आपका फीडबैक लूप है वो और स्ट्रांग होता जाएगा. आई थिंक सर टेस्ट सीरीज की ये मेजर ही प्रॉब्लम थी कि आपने टेस्ट लिख दिया, एक तो इवैल्यूएशन जब होती है और जब वो फाइनली आता है तो हम सिर्फ मार्क्स ही देखते हैं कि अच्छा मेरे 250 में से 100 मार्क्स आ गए. वी डोंट रियली गो इनटू द डेप्थ्स एंड निटी-ग्रिटीज. सी फैक्ट ये नोबडी नोज यूपीएससी मार्किंग कैसे कर रहा है, ये सब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है. तो एनालिसिस ज़्यादा मैटर करता है कि यार इसमें आपने ये पार्ट ऑफ डिमांड एड्रेस नहीं किया, या ये पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे, जो हमने टॉपर्स की कॉपीज देख के सीखा है. सो दैट इज व्हाट यू लर्न इन दिस 1-on-1 इवैल्यूएशन. सेकेंडली,
टेस्ट सीरीज में एक और प्रॉब्लम ये आती है कि आप सीधा ही हाई लेवल टेस्ट लिखते हो कि पूरा GS3 का टेस्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हमने सेक्शनल टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। राइट सेक्शनल मतलब है वो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, बट उसमें सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सिलेबस आ रहा है, तो आप वो पढ़ के पहले 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिख रहे हो, देन यू फाइनली ग्रेविटेट टुवर्ड्स द फाइनल गोल। राइट, जैसे मैं आपको कह रहा था, आप पहले क्रिकेट के बारे में पढ़ो, फिर नेट में प्रैक्टिस करो, फिर बॉलिंग मशीन से खेलो, फिर शायद स्लो बॉलर को खेलो, और फिर जाके आप शायद किसी ब्रेटली या जसप्रीत बुमराह को खेल सकते हो जो UPSC का एग्जाम है। और ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं टू एक्चुअली इंश्योर कि वहां पर बेस्ट परफॉर्मेंस निकले। और अब जब आपने ये सारी प्रैक्टिस कर ली, तो अब ब्रेटली और जसप्रीत बुमराह जी कहाँ से आएंगे? वो मेरी गारंटी है आपको, प्रीलिम्स ना हुआ हो कोई बात नहीं, हम लोग दिसंबर में मेंस कंडक्ट करेंगे। इसी साल का जो 2026 का मेंस का पेपर होगा, सेम पेपर के साथ हम 2026 का पेपर लेके दिसंबर में मेंस लिखेंगे, एंड वील राइट ऑल द पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज, एंड यू हैव टू डू दैट, ताकि जो भी कंपैरेटिव एडवांटेज का लॉस हमने फेस किया बिकॉज ऑफ अ रैंडम पेपर, वो खत्म हो जाए, हमें एक एक्चुअल मेंस का एक्सपीरियंस मिले, एंड वी आर श्योर दैट आवर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। So mains not ready by December, mains in December with Sarthi IAS. So now you have met all the credible faculty who will teach in this particular course. और आपने ये भी समझ लिया कि क्या एकेडमिक अप्रोच हम लेने वाले हैं, 3 स्टेप अप्रोच, जहाँ पे कि पहले हम कंटेंट कवर करेंगे, फिर आंसर राइटिंग सीखेंगे राइट स्मार्ट और लॉज में, और फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लिखेंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस कि दिस ईयर MMP प्लस में हमने कुछ न्यू फीचर्स ऐड करे हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं डिटेल में आपको सारे फीचर्स दोबारा से बता देता हूँ, और उनका कंपैटिटिव एनालिसिस भी मैं आपको दे देता हूँ कि विच बैच या विच वर्जन यू शुड ज्वाइन। सो दिस ईयर वी आर ऑफरिंग यू 3 वर्जन ऑफ द MMP प्लस प्रोग्राम। वन इज बेस वर्जन, सेकंड इज प्रो, एंड थर्ड इज प्राइम। तो अगर हम बात करें इन फीचर्स की, जो कि कंप्लीट GS मेंस कवरेज है, राइट स्मार्ट लॉज है जिससे कि आप आंसर राइटिंग सीखेंगे, फिर हम बात करें प्रैक्टिस टेस्ट की, करंट अफेयर की, या फिर वैल्यू एडिशन मटेरियल की, तो ये फीचर्स तीनों वर्जन में रहने वाले हैं, बेस, प्रो एंड प्राइम। अब इसके बाद जो 2 न्यू एडेड फीचर हैं, वहीं पे मेजर डिफरेंस है इन वर्जन्स का। सबसे पहले हम बात करें लॉज के इवैल्यूएशन की, तो आपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में मेरे साथ 5 क्वेश्चन लाइव लिखे। अब एक डिमांड हमने पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट की देखी कि सर हमने जो क्वेश्चन लिखे हैं, ऑल दो क्लास में आपने मॉडल आंसर डिस्कस कर लिए, उसके बाद भी वी वांट इवैल्यूएशन ऑफ आवर आंसर, स्पेशली लॉज के जो सेशन है, ठीक है। तो लॉज इवैल्यूएशन हमने इस बार ऐड कर दिया है वो फीचर, और वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं प्रो वर्जन में, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमने बोला कि इस प्रोग्राम को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमने मेंस टेस्ट सीरीज ऐड करी है विद लाइव इवैल्यूएशन, जो भी हमने आपको पहले समझाया था। तो मेंस टेस्ट सीरीज विद लाइव इवैल्यूएशन इज एडेड इनटू द प्राइम वर्जन, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है इन 3 वर्जन में। अगर आप देखेंगे लॉज और मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन तीनों वर्जन में प्रेजेंट है, बेस हो, प्रो हो या प्राइम हो। लॉज इवैल्यूएशन आपको खाली मिलेगा प्रो वर्जन में या फिर प्राइम वर्जन में, तो बेस वर्जन में लॉज का इवैल्यूएशन नहीं होगा। और मेंस टेस्ट सीरीज विद लाइव इवैल्यूएशन विल बी प्रेजेंट इन प्राइम वर्जन, नॉट इन प्रो, नॉट इन बेस, ठीक है, समझ में आया। एंड दीज आर द प्राइसेस एज यू कैन सी। अगर आप टेस्ट सीरीज को भी अलग से ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे प्राइम वर्जन का थोड़ा सब्सिडाइज प्राइस रखा है, ठीक है। और जो हमारा MMP प्लस कन्वेंशनल प्रोग्राम रहता था, उसका प्राइस हमने लास्ट ईयर बिल्कुल सेम अमाउंट रखा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस ईयर MMP प्लस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स for your mains examination preparation by adding mains test series with evaluation and laws evaluation in the prime program. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपको चूज करना है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फीचर। देखिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम 29th of June से, एंड द लाइव क्लासेस विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1st of July। तो आपके पास अगले 10 दिन हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप अगले 6 महीने वेस्ट करना चाहते हैं, या मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने उन लोगों को दिया है जो इस साल मेंस लिखना जा रहे हैं, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को नलीफाई करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। सो देखिए कोर्स ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी इस कोर्स से रिलेटेड अगर आती है तो आप सारथी IAS की वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिटेल में ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। आई होप सभी लोग मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में 5-10 दिन का ब्रेक लीजिए। रिजल्ट अगर नेगेटिव आया है उसके बाद से स्टार्ट योर हार्ड वर्क। आई होप टू सी यू इन क्लास। थैंक यू वेरी मच।